नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी अंडमान निकोबार में हैं। 75 साल पहले आजाद हिंद फौज ने यहीं सबसे पहले तिरंगा लहराया और अब पीएम मोदी उसकी याद में यहां पहुंचे हैं। तो 3 टापुओं का नाम बदला जा रहा है। रॉस आइलैंड अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाएगा। नील आइलैंड होगा शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड होगा स्वराज द्वीप। बेपनाह खूबसूरती, हिंदुस्तान का पैर पखारती हिंद महासागर की लहर, हिंदुस्तान का वो हिस्सा जिसने अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म देखा, जहां पहली बार आजाद फिजा में हिंद का परचम लहराया। अंडमान निकोबार, जिसे कभी नेताजी ने शहीद और स्वराज का नाम दिया, अंग्रेजों के लिए जो बस एक दंड कॉलोनी भर रहा, लेकिन हिंदुस्तान के लिए है एक नगीना। अंडमान निकोबार ने चीन की चालाकी देखी है, हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभुत्व देखा है, लेकिन अब हिंदुस्तान इसी द्वीप से चीन की हर चाल का देने जा रहा है मुंहतोड़ जवाब। जहां आजाद हिंद फौज के शौर्य को 75 साल बाद सलाम किया जा रहा है नेताजी को नमन कर, अब उनके दिए नाम से यहाँ के 3 आइलैंड जाने जाएंगे। रॉस आइलैंड, यह आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। रॉस आइलैंड अब नेताजी के नाम से जाना जाएगा। ये छोटा सा द्वीप कभी अंडमान की राजधानी रहा, फिर जापान के कब्जे में आने के बाद इसे युद्धबंदियों के गढ़ में तब्दील कर दिया गया। रॉस आइलैंड का नाम डेनियल रॉस के नाम पर रखा गया था। डेनियल रॉस ईस्ट इंडिया कंपनी का जल सर्वेक्षक था और उसने 1795 में बॉम्बे मरीन ज्वाइन की थी। वैसे आज रॉस आइलैंड में उस दौर का अगर कुछ बाकी है तो चीफ कमिश्नर के घर की खस्ताहाल दीवारें और खंडहर बन चुका चर्च। अंग्रेजी हुकूमत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे पहले चाथम आइलैंड पर ही सेटलमेंट बनाने शुरू किए, लेकिन रॉस आइलैंड उस वक्त अस्तित्व में आया जब वाइसरॉय के भाई कमांडर कॉर्नवालिस का शिप यहाँ से गुजर रहा था और उन्होंने रॉस आइलैंड को देखा। उन्हें लगा कि यहाँ पर अंग्रेजी अफसरों के ठहरने के लिए कोई इंतज़ाम होना चाहिए। जो नौसेना के जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं उनको अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत हो तो उस लिहाज से इस आइलैंड को जो है वो डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स को सेटलमेंट बनाने चाहिए। कमांडर कॉर्नवालिस के भाई ही उस वक्त वाइसरॉय थे, तो उन्होंने तुरंत उन्हें संदेश भेजा और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने फैसला लिया कि चाथम के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ये जो रॉस आइलैंड है इसको भी डेवलप किया जाएगा। हैवलॉक आइलैंड, यह आइलैंड एशिया का सर्वश्रेष्ठ स्कूबा डाइविंग स्पॉट है। कई लोगों के लिए तो मानो हैवलॉक ही अंडमान है। यह विदेशी सैलानियों का भी जमावड़ा रहता है। पहली बार इस आइलैंड का नाम बदलने की मांग 2017 में की गई। मार्च 2017 में बीजेपी नेता LA गणेशन ने राज्यसभा में हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलने की मांग उठाई। हैवलॉक आइलैंड का नाम ब्रिटिश सेना के जनरल रहे हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया था, तो गणेशन ने तर्क दिया कि भारतीय देशभक्तों के खिलाफ 1857 का युद्ध लड़ने वाले के नाम पर भारतीय द्वीप का नाम होना शर्म की बात है। और अब हैवलॉक आइलैंड शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा। नील आइलैंड 37 स्क्वायर किलोमीटर में फैला छोटा लेकिन खूबसूरत आइलैंड, कोरल रीफ और बेहतरीन बायोडाइवर्सिटी की वजह से ये अंडमान के हॉट टूरिस्ट स्पॉट में शामिल है। इसे वेजिटेबल बॉल भी कहा जाता है। लेकिन अब ये आइलैंड भी अपने नए नाम स्वराज से जाना जाएगा। यानी अंडमान में सिर्फ हिंदुस्तान के शौर्य की निशानियां ही नहीं होंगी, वहां जाने वाले उसके नाम से ही हिंद के शूरवीरों का शौर्य याद कर सकेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। पीएम मोदी की अंडमान निकोबार की ये पहली यात्रा है। पीएम के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। अंडमान निकोबार का इतिहास भारत के गौरव की शौर्य गाथा को बयान करता है। इस ऐतिहासिक द्वीप समूह के बारे में देखिए ये खास रिपोर्ट। जश्न है, जज्बा है, खुली हवा में सांस लेने की आजादी है। हिंदुस्तान के सबसे दक्षिणी इलाके में अपनेपन का एहसास है। जो कल काले पानी के लिए कुख्यात था, आज अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। यहाँ जर्रे जर्रे में अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादती की कहानी है, तो छिपी है हिंदुस्तान के शूरवीरों की शौर्य गाथा, जिसे आज दुनिया सलाम कर रही है, देश नमन कर रहा है। वो तारीख थी 30 दिसंबर की और साल था 1943। दुनिया जंग की आग में झुलस रही थी, तो हिंदुस्तान आजाद होने के लिए छटपटा रहा था। देश बेचैन था, तो देश के शूरवीर बेताब थे। अंग्रेजों के भारत छोड़ने से भी पहले
हिंदुस्तान की आज़ादी से भी पहले, लाल किले पर तिरंगा लहराने से भी पहले यहाँ हिंद के जाबाजों ने वो कर दिखाया जो तब किसी ने सोचा भी नहीं था। नेताजी की अगुवाई में यहाँ आज़ाद हिंद फौज के सूरमा रच रहे थे इतिहास। दिल्ली तक आज़ादी पहुंचने से पहले समंदर में हिंद के शूरवीरों ने अंग्रेजी हुकूमत का परचम उखाड़ फेंका। 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड में आज़ादी के मतवालों ने इतिहास बदल कर रख दिया। दूसरे विश्व युद्ध में तब जर्मनी, जापान और इटली के आगे ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्क पनाह मांग रहे थे। पश्चिम में हिटलर के हमलों से ब्रिटेन फ्रांस त्रस्त थे तो पूरब में जापान का सूरज आसमान पर चमकने लगा था और उसी चमकते सूरज के साथ नेताजी हिंदुस्तान की आज़ादी का ताना बाना बुन रहे थे। अंग्रेजों को जापान और नेताजी से पहली चोट मिली रंगून में। बर्मा से आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर जापान ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और फिर नेताजी का मिशन अंडमान निकोबार की ओर बढ़ चला। मकसद था पोर्ट ब्लेयर पर कब्जा करना। साल 1942 में आज़ाद हिंद फौज और जापान ने अंडमान निकोबार पर हमला किया। वहां अंग्रेजी फौज की छोटी सी टुकड़ी मौजूद थी। 300 हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ 23 ब्रिटिश अफसर जुल्म की नई नई कहानी लिख रहे थे, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के हमले के साथ ही उन्होंने हथियार टाल दिए। मार्च 1942 तक अंडमान से अंग्रेजी निशान मिटाए जाने लगे। बंदी बनाए गए अंग्रेज अफसर रंगून भेज दिए गए और उनकी ओर से लड़े हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भी नेताजी की अगुवाई में देश को आज़ाद कराने की शपथ ले ली। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की हुकूमत वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जापान की सेना ने हमला बोल दिया। अंग्रेजों के खिलाफ हुई इस लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज ने एक अहम भूमिका निभाई थी और जापान की सेना का भरपूर साथ दिया था। जब आपको बताऊं 23 मार्च 1942 को ये लड़ाई खत्म हुई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उस पर जापान का कब्जा हो गया। अंग्रेजों को जब जापान की सेना ने शिकस्त दी तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की जो भूमिका है उससे मान्यता दी और इनाम के तौर पर आज़ाद हिंद फौज की सरकार जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कायम की। हालात बदल रहे थे और आज़ाद हिंद फौज के शौर्य को दुनिया ने सलाम करना शुरू कर दिया था। अक्टूबर 1943 आते आते दुनिया के कई देशों ने अंडमान निकोबार में आज़ाद हिंद फौज की सत्ता को मंजूरी दे दी। 7 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का शासन आज़ाद हिंद फौज को देने का मन बना लिया। फिर नेताजी अपने कई साथियों के साथ अंडमान पहुंचे और अंडमान द्वीप का नाम बदलकर शहीद रख दिया गया तो निकोबार को स्वराज का नाम दिया गया। आज़ादी अभी दूर थी लेकिन अंडमान में तिरंगा लहरा रहा था पूरे आन बान और शान के साथ। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के अस्त होते सूरज के साथ ही अंडमान की तकदीर भी बदल गई, लेकिन इतिहास में हिंद के शूरवीरों का शौर्य दर्ज हो गया। 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आज़ाद हिंद फौज का परचम लहराया, जिसके लिए कई हिंदुस्तानियों ने कुर्बानी दी और अब 75 साल बाद पीएम मोदी उस शहादत को सलाम कर रहे हैं। अंडमान निकोबार को अंग्रेजों ने आजादी के मतवालों को यातना देने का अड्डा बना रखा था। सेल्यूलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से किस तरह की ज्यादती की जाती थी, न्यूज नेशन की टीम ने इसे समझने की कोशिश की। साइकिल के पहिए के बनावट की एक ऐसी जेल जिसमें फंसकर हजारों हिंदुस्तानियों की जिंदगी जहन्नम बन गई। 693 काल कोठरियों की एक ऐसी इमारत जिसमें न जाने कितने देश के सपूतों को फांसी पर लटका दिया गया, तोप से उड़ा दिया गया, तो कितने ही लोगों ने जेल की दोज़ख जिंदगी से तंग आकर खुद को ही फांसी लगा ली। जेलर डेविड बेरी और मेजर पीटरसन वॉकर की ये जेल, जिसमें बेइंतहा जुल्म और अत्याचार की इबारत लिखी है। हिंदुस्तान की ये वो जमीन है जो तोप, बंदूक और कोड़ों की आवाजें सुनकर न जाने कितनी ही बार रोई होगी, जिस टापू के आसमान ने युद्धबंदियों की चीखें सुनी होंगी, आहें सुनी होंगी। नीले समंदर के बीचों बीच बनी ये जेल कल का काला पानी रही है।
क्रूरता और कलपते इंसानों की धरती रही है। अंडमान के खूबसूरत द्वीप पर बनी ये एक ऐसी जेल रही है जो यमराज के बुलावे से भी ज्यादा खौफनाक रही है। हम अंडमान की उसी जेल में दाखिल हुए जिसमें साल 1906 के बाद दाखिल होते वक्त कैदियों का पूरा जिस्म कांप उठता था। समंदर से लंबे सफर के बाद लाए गए कैदियों को जहन्नम की दहलीज लांघने का एहसास हुआ करता था। तब ये जेल आज की तरह चमकती नहीं थी। इसकी दीवारों में बेहद बुरी सीलन हुआ करती थी। खुले मैदान में खून से लथपथ कैदी हुआ करते थे तो आबो हवा में चीख पुकार और गाली गलौच हुआ करती थी। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी, ये जो पूरा एरिया है इसको अभी फिलहाल कवर कर दिया गया है। इसे वर्क शेड कहते हैं। पहले ये बिल्कुल खुला हुआ करता था और यहाँ कार्यस्थली थी तमाम कैदियों की और खुला मैदान हुआ करता था। अभी फिलहाल यहाँ ये शेड है और यहाँ पर तमाम कैदियों को काम के लिए लाया जाता था और क्या काम दिया जाता था उसको सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। जी हाँ, ये कोल्हू आप देख रहे हैं। आप इस कोल्हू को देखिए। इस कोल्हू में आमतौर पर बैल को जोता जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसानों को जोता जाता था। एक दिन में, जी हाँ बिल्कुल आपको बता दें, एक दिन में 10 पाउंड सरसों का तेल जो है वो निकालने की उम्मीद अंग्रेजी प्रशासन जो है वो करता था इस कोल्हू में जुतने के बाद तमाम कैदियों से। तो सोच के देखिए, ये एक असंभव कार्य होता था, लेकिन अगर आपने जो तय सीमा है उसके मुताबिक अगर तेल नहीं निकाला तो फिर आपकी कोड़ों से पिटाई होती थी और रात के वक्त भी आपको दोबारा खाना देने के बाद कोल्हू से जोत दिया जाता था कि आप दोबारा तेल निकालें। यहाँ सरसों का ही नहीं बल्कि नारियल का तेल भी निकलवाया जाता था। पहले नारियल को किसी एक शख्स को काम में लगाया जाता था कि वो नारियल का जो खोल है, छिलका है, उसे यहाँ पर उतारे और उसको दिन में एक तय सीमा के हिसाब से नारियल जो है वो छीलने होते थे। फिर एक कैदी को काम दिया जाता था कि उस छिलके से रस्सियां जो है वो बनाए और ये काम वो खुले में करते थे। कड़ी धूप हो, बरसात हो, उन्हें चुपचाप इस काम को करते रहना पड़ता था। इस जेल को लेकर अंग्रेजी हुकूमत ने कई नियम बना रखे थे, लेकिन जेल के अंदर कोई कानून नहीं था। यहाँ जाने कितने लोगों के पैर लकड़ी के इस फ्रेम में बांधे गए होंगे, कमर पर बेल्ट बांधी गई होगी और फिर कोड़ों से पीठ की खाल उधेड़ ली गई होगी। लाल ईंटों से इस जेल को बनाने का काम तो बाद में शुरू हुआ। अंडमान की यह धरती उससे 48 साल पहले ही खून से लाल होनी शुरू हो चुकी थी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस टापू को ही जेल में तब्दील कर दिया था, जिसकी चारदीवारी कुदरत ने खुद ब खुद तैयार कर रखी थी। जेल के अंदर अंग्रेज जान लेने पर आमादा बैठे रहते थे तो जेल के बाहर समंदर का खारा पानी निगलने को बेताब बैठा रहता। इस जेल में कैदियों को सुबह शाम से लेकर रात तक हर पल हर घड़ी में अत्याचार के नए नए तरीकों से रूबरू होना पड़ता था। अंडमान की ये जेल आज भी याद दिलाती है कि देश की आजादी कैसे एक गोल संरचना में अंग्रेजों ने कैद कर रखी थी। लाल ईंट की ये दीवारें आज भी याद दिलाती हैं कि आजादी के लिए देश के सपूतों ने कितने अत्याचार सहे। टीम न्यूज़ नेशन। अंडमान निकोबार में सिर्फ 3 द्वीपों के नाम नहीं बदले जा रहे, बल्कि यहां से चीन की चाल का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भी हो रही है। हिंदुस्तान अपने साहिल को यहां तकनीक से लैस करने जा रहा है ताकि दुश्मन यहां आंख ना दिखा सके। बॉर्डर पर चीन दिखा रहा है आंख, समंदर में भी ड्रैगन रच रहा है साजिश। अपनी तकनीक के दम पर चीन दुनिया भर को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान ने भी कमर कस ली है। हिंद महासागर में चीन की चालबाजियां किसी से छिपी नहीं, तो अंडमान निकोबार में हिंदुस्तान अपनी तकनीक और संचार का नेटवर्क पुख्ता करने जा रहा है। समंदर के रास्ते चेन्नई से अंडमान तक ऑप्टिकल फाइबर का ऐसा जाल बिछाने की तैयारी है जो न सिर्फ हिंदुस्तान की सुरक्षा को पैना कर देगा, बल्कि चीन को भी मुंहतोड़ जवाब देगा। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछाया जाएगा। इसकी दूरी समुद्री इलाके से 1400 किलोमीटर है। पोर्ट ब्लेयर से 48 किलोमीटर हैवलॉक आइलैंड को फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा, जबकि हैवलॉक आइलैंड से 35 किलोमीटर दूर लॉन्ग आइलैंड को भी जोड़ा जाना है। लॉन्ग आइलैंड से 37 किलोमीटर रंगत आइलैंड को भी जोड़ा जाएगा, तो वहीं पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद
लिटिल अंडमान आइलैंड को फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। इसी तरह लिटिल अंडमान से कार निकोबार से कोमारता और कमोरता से कंपबेल को जोड़ा जाना है। यानी चारों ओर संचार का ऐसा जाल तैयार होगा जो न सिर्फ पर्यटन को बेहतर करेगा बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी अहम होगा। फाइबर बिछेगा तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की उनकी वहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी और अच्छी मिलेगी। अभी तो सैटेलाइट से बहुत 2GB वगैरह लेते हैं। अभी अंडमान निकोबार पर सिर्फ सैटेलाइट से नेट और कॉलिंग की सुविधा है जो काफी धीमी और महंगी है, लेकिन फाइबर केबल से आइलैंड को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मिल पाएगी और वो भी काफी सस्ते दामों पर। केंद्र सरकार के दूसरे प्लान के मुताबिक अगर इस लाइन पर कोई गड़बड़ी भी आती है तो दूसरी ऑप्टिकल फाइबर लाइन को कोलकाता से दिगलीपुर को दूसरे फेज में बिछाया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट अगले 24 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा ताकि इन आइलैंड्स को ज्यादा सुरक्षित, हाईटेक और डिजिटल बनाया जा सके। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में करीब 140 करोड़ का खर्च होगा जो सैटेलाइट से काफी कम होगा। संचार का माध्यम जितना पुख्ता होगा, आंतरिक सुरक्षा उतनी ही मजबूत होगी। इस तरह की फाइबर ऑप्टिकल केबल के बिछाने से छोटे छोटे आइलैंड को संचार से मजबूत किया जा सकेगा। न सिर्फ पर्यटन में बढ़ावा होगा बल्कि सुरक्षा में भी काफी ज्यादा मजबूती देखी जाएगी। पवन तिवारी के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। चीन हिंद महासागर में एक ऐसा जाल बुन रहा है कि समंदर में उसकी बादशाहत को चुनौती देना मुश्किल हो जाए। हम्बनटोटा से लेकर ग्वादर और अब मोम्बासा तक पोर्ट पर चीन की नजरें गड़ी हुई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान के लिए है। कंगाली की कगार पर खड़े मुल्कों का फायदा उठाने की ड्रैगन की चाल। पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा, बांग्लादेश में चिटगोंग, म्यांमार में यंगून और ऐसे ही समंदर के कई साहिल जहां से चीन हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। और हिंदुस्तान के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। चीन कर्ज के जाल में उलझाकर पाकिस्तान और श्रीलंका के बंदरगाहों पर अपना कब्जा जमा चुका है, तो वहीं बांग्लादेश और म्यांमार में भी उसकी साजिश जारी है। इतना ही नहीं, उसकी नजर हिंद महासागर के साहिलों पर मौजूद हर छोटे बड़े द्वीप पर है और ऐसे में अंडमान निकोबार की सुरक्षा कहीं अहम हो जाती है। अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास करीब 350 छोटे बड़े द्वीप हैं जो भारत के साहिलों की हिफाजत के लिए काफी अहम माने जाते हैं। हाल के दिनों में चीनी युद्धपोत कई बार भारतीय समुद्री सीमा में देखे गए, जिसके बाद ये चिंता और बढ़ जाती है। जो हमारी प्रेजेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको हर प्रकार से चाइना जो है खास करके उसकी साइबर कैपेबिलिटी को निगाह में रखते उसको इंटरव्यू कर सकता है, उसको जैम कर सकता है क्रिटिकल समय पर, उसको लिसन इन कर सकता है। आपको पता भी नहीं कि वो आपके इंटरसेप्ट कर रहा है या आपकी बातचीत को सुन रहा है। फिर जो स्पीड्स आपको मिलती है डाटा ट्रांसफरेंस वगैरह की, उस माफिक की स्पीड्स नहीं है जिस माफिक की स्पीड्स की आवश्यकता है। अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है चाइना की बढ़ती हुई गतिविधियों को इंडियन ओशन रीजन में देखते हुए। शायद इसलिए हिंदुस्तान अंडमान निकोबार को हर तरह से पुख्ता बना देना चाहता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछा रहा है ताकि अंडमान में चौकसी और इंफॉर्मेशन साझा करना आसान हो जाए। भारत ने यहाँ 19 कैपिटल युद्धपोतों और 2 फ्लोटिंग डॉक्स की तैनाती भी की है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत सबंग में स्ट्रेटेजिक नेवल पोर्ट बना रहा है और ये पोर्ट मलक्का जल डमरू मध्य में मौजूद है जो रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। हमारा ओनली हिंदुस्तान का जो इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में हवाई एयरफोर्स की ताकत बढ़ाई जा रही है, नेवी की ताकत बढ़ाई जा रही है, आर्मी की ताकत बढ़ाई जा रही है, इंटर आइलैंड ऑपरेबिलिटी बढ़ाया जा रहा है। इसमें बहुत ही निहायत जरूरी था कि आपके पास हाई स्पीड पे सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन हो सके। समंदर में ड्रैगन की चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान का एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य भी लगातार चौकसी में जुटा है। तो वहीं 2020 तक INS विक्रांत भी ड्यूटी पर तैनात होगा। तो जाहिर है हिंदुस्तान ने चीन के जाल की काट निकालनी शुरू कर दी है और अंडमान निकोबार को पूरी तरह डिजिटल बनाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।